लास्ट क्लास में अपन केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई अपन ने केंद्र के बारे में पढ़ा था। इसको अपन चार भागों में इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें केंद्रिक झिल्ली पढ़ लिया था, केंद्रिक द्रव्य की बात होगी तो केंद्रिका की बात कर रहे थे, तो उसमें अपन ये पढ़ लिया था खोज किसने की वो जानकारी। आज अपन केंद्रिका का डायग्राम बनाते हैं और थोड़ी सी कोई विशेष छोटी मोटी जानकारी उनकी बात करते हैं, देखिए क्या होती है। जो इतनी ज़्यादा डिटेल में है नहीं केंद्रिका, लेकिन फिर भी अपन उसका डायग्राम बना लेते हैं नॉलेज के लिए। तो कि जो केंद्रिका होती है वो आपके कल अपन ने पढ़ा था कि जो केंद्रिका है वो केंद्रिका पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये केंद्रिका बिना झिल्ली वाला आपके कोशिकांग है जो केंद्र के अंदर व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्या है आपके आगे ये कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, उनकी बात कर रहे हैं अपन। देखिए हम इसको नामांकित कर लेते हैं कि ये जो बाहर बने इसे बोलते हैं परिकेंद्रिका क्रोमेटिन कहा जाता है। परिकेंद्रिका क्रोमेटिन, ठीक है। और ये जो अपन ने लाइनिंग बना रखी है सिंगल लाल, इसे बोला जाता है एक क्रिस्टलीय भाग। क्रिस्टलीय भाग जो दानेदार के रूप में होता है, एक क्रिस्टलीय भाग कहा जाता है इसे। और इसके अलावा जो आपके जो ब्लू कलर से बनाया अपने, ये है अंत्यकेंद्रिका क्रोमेटिन कहते हैं इसे, अंत्यकेंद्रिका क्रोमेटिन। और जो अपने ये डैश डैश के रूप में बना रखा है, इससे कहा जाता है आपके तंतुकीय भाग। ये लाल रंग के तंतुकीय भाग। और ये अपने हरे रंग के गोले बना रखे हैं, इसे बोलते हैं दानेदार भाग। ये कुछ आपके केंद्रिका की क्या विस्तृत संरचना होगी कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। देखिए कि भाई केंद्रिका जो होती है, इसमें दानेदार भाग जो होते हैं उनका व्यास जो है आपके कितना पाया जाता है, इसका व्यास 150 से 200 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। और ये किसके बनते हैं, राइबो न्यूक्लियन प्रोटीन के बने होते हैं। और जो एक क्रिस्टलीय भाग है ये प्रोटीन्स का भाग बना होता है। जो एक क्रिस्टलीय भाग है किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और दानेदार व रेशेदार रचनाएं होती है इसके बीच में स्थापित होते हैं आपके। इसके अलावा आपके बात करें आगे, केंद्रीय क्रोमेटिन क्या होता है। देखिए कि ये भाग 100 एंगस्ट्रॉम मोटे तंतुओं के द्वारा निर्मित होते हैं और केंद्रिका की परिधि पर स्थित होते हैं। उसे बोलते हैं क्रोमेटिन परिधीय क्रोमेटिन जालक, परिकेंद्रिका क्रोमेटिन कहते हैं जिसे। और जो भीतर पाया जाता है उसे बोलते हैं अंत्यकेंद्रिकीय क्रोमेटिन। ये क्या होते हैं, 100 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं, दोनों 100 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं। और ये क्या होते हैं, आपके तंतुओं से निर्मित होते हैं। बाहर परिधि पर से बोलते हैं परिकेंद्रिका, अंदर है उसे अंत्यकेंद्रिका क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है। अब देखिए केंद्रिका के कार्य की बात करें अपन, केंद्रिका क्या कार्य करती है, तो केंद्रिका क्या मुख्य कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण करना। कि भाई केंद्रिका में क्या पाया जाता है, अभी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। कि भाई केंद्रिका में राइबोसोम का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ध्यान रखना, केंद्रिका को क्या कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब देखिए नीचे मैं हमेशा लिखता हूँ, अभी लिख देता हूँ, चित्र केंद्रिका की संरचना, केंद्रिका की संरचना। एक चीज़ ध्यान रखना, केंद्रिका क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है।
और राइबोसोम आपको पता किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। तो अपन कह सकते हैं कि वे केंद्रिका है वो प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, क्योंकि केंद्रिका राइबोसोम बनता कहाँ है, केंद्रिका में, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। वो सूत्रीय विभाजन, देखिए समसूत्रीय विभाजन आगे पढ़ेंगे अपन, सूत्रीय विभाजन कि सूत्रीय विभाजन में योगदान देता है। देखो कैसे एक एग्जाम्पल है कि कुछ टिड्डे जो होते हैं, टिड्डों में देखा गया है कि 2 केंद्रिका पाई जाती है केंद्र के पास, और मान लीजिए इस एक केंद्रिका को अपन घायल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं इस टिड्डे के अंदर, तो क्या हो जाता है, सूत्रीय विभाजन रुक जाता है। तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं केंद्रिका सूत्रीय विभाजन को भी प्रभावित करती है। रासायनिक संगठन की बात करें तो केंद्रिका जो मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रिका में आपके फास्फोप्रोटीन एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, ये संरचना भी देखने को अपन को मिल जाती है। अब देखिए अपन नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं, गुणसूत्र जाल की बात करते हैं कि गुणसूत्र जालिका जो है उसकी बात करते हैं, चौथे पॉइंट की। ये तो हो गया केंद्रिका के बारे में, था नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको बना के बता दिया डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं पूछे तो डाउट नहीं रहे कोई। अब देखिए चौथा पॉइंट जो है अपन केंद्र की संरचना पढ़े थे, गुणसूत्र जालिका। गुणसूत्र जालिका इसे कहा जाता है क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कहा जाता है इंग्लिश में। देखिए कि केंद्र के कोशिका विभाजन की अंतरावस्था में, देखो अपन आगे पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, उसमें अंतरावस्था की बात करूंगा मैं, आपको समझाऊंगा उसमें क्या होता है अंतरावस्था। अभी के लिए समझ लीजिए अंतरावस्था बस इतना से, कि केंद्र के कोशिका विभाजन की अंतरावस्था में केंद्रक द्रव्य में जालिका रूपी संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय जालिका कहते हैं। लिख देता हूँ, देखिए परिभाषा क्या होगी गुणसूत्र जालिका। केंद्रक के कोशिका विभाजन, केंद्र के कोशिका विभाजन की अंतरावस्था में केंद्रक द्रव्य में जालिका रूपी संरचना क्या कहलाती है, गुणसूत्र जालिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, गुणसूत्र जालिका कहलाती है। देखिए इसके बाद में बात करें कि भाई केंद्र द्रव्य में ये जो आपके हल्के अभिरंजित धागे रचनाएं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, क्रोमिनिमेटा भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि भाई कोशिका विभाजन के समय ये जाल मोटे धागे समान संरचना बदल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र। कि जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, ठीक है, जो ये जाल होता है, जो गुणसूत्र का जाल जो होता है गुणसूत्र जालिका, ये क्या हो जाते हैं, मोटे धागेनुमा संरचना बदल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र कोई अलग संरचना नहीं है कि जैसे केंद्र हो गया, इसमें से बहुत ये ऐसे जालनुमा संरचनाएं पाई जाती है इसी प्रकार, इसे अपन क्या कहते हैं, गुणसूत्र जालिका कहते हैं। और जब ये कोशिका विभाजन होता है तो ये जाल जो ये क्या होते हैं, मोटे धागों में बदल जाते हैं, उसे अपन क्या कह देते हैं, गुणसूत्र कह देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि वे क्या होता है, भी केंद्र द्रव्य में जो हल्के अभिरंजित संरचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। और क्रोमोनिमेटा एक जाल के रूप में पूरे केंद्र द्रव्य में फैले होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके जो अभिरंजन के आधार पर क्रोमेटिन जो है उनको 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, कि जो क्रोमेटिन होते हैं, ठीक, क्रोमेटिन में गुणसूत्र जो जालिका है, ठीक है, ये गुणसूत्र जालिका जो है इसको अभिरंजन मतलब होता है कलर करने के आधार पर उनको 2 भागों में बांट रखा है। ठीक है, अब उनकी बात करते हैं, कौन कौन से 2 भाग है उनकी, देखिए बात करते हैं। और देखिए कोशिका विभाजन होता है तभी आपके क्या होता है, क्रोमेटिन के द्वारा किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र। भी यही लिखा है कि जो गुणसूत्र जालिका है या क्रोमेटिन है, ये क्या होता है, मोटे धागेनुमा संरचना होता है, इसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि केंद्र में कुछ स्थानों पे जो क्रोमेटिन जालक होते हैं वो अधिक गहरे होते हैं, ठीक है, जिसे अपन हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे, अभी पढ़ेंगे। और जो कम आपके गहरे अभिरंजित होते हैं, ठीक है, उससे तो अपन क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। जो कम अभिरंजित होते हैं उसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन। उनकी बात कर देखिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा अपन अंतर दोनों को बना लेते हैं कि अभिरंजन में होता है कलर। वो कलर क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को बायोलॉजी के अंदर जो छोटी संरचनाएं होती हैं उनको अच्छे से देखने के लिए सूक्ष्म छेदन को कलर कर देते हैं, ताकि कलरफुल भाग अच्छा दिखाई देता है, अच्छे से उसकी संरचना समझ में आ सकती है। तो अभिरंजन के आधार पर
अभिरंजन के आधार पर क्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं। पहला है यूक्रोमेटिन, दूसरा है आपके हेटेरोक्रोमेटिन। इन दोनों की बात करते देखिए, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है कि भाई यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं। कि भाई अंतरावस्था में हल्के अभिरंजित होते हैं उन्हें बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो अंतरावस्था में हल्के अभिरंजित जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुण उसे बोले अंतरावस्था में हल्के अभिरंजित होते हैं। और ये क्या होते हैं आपके अंतरावस्था में, गहरे अभिरंजित या सघन अभिरंजित होते हैं। सघन मतलब गहरा अभिरंजित होते हैं। दूसरे की बात करते हैं कि ये ढीले बंध से बंधे होते हैं, कि ज़्यादा मजबूती से नहीं होते हैं, यह ढीले बंध से बंधे होते हैं। और दूसरा है ये मजबूत बंध से बंधे होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये आनुवंशिक रूप से सक्रिय होते हैं, आनुवंशिक क्रिया में योगदान देते हैं, आनुवंशिक रूप से सक्रिय। और ये क्या होते हैं, आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय, कुछ काम के नहीं होते हैं। और इनमें डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक रूप से क्या योगदान देता है, डीएनए। तो डीएनए क्या होगा, ज़्यादा, डीएनए अधिक व आरएनए कम। और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डीएनए कम व आरएनए अधिक। तो इस प्रकार से दोनों क्रोमेटिन जो है इनमें ये अंतर पाए जाते हैं, जो एग्जाम के हिसाब से क्या है आपके महत्वपूर्ण भी होते हैं। अब देखिए गुणसूत्र के अपन कार्य की बात करते हैं कि गुणसूत्र क्या कार्य करते हैं, उनके कार्य की बात करते हैं। देखिए कि भाई गुणसूत्र जो है, केंद्र जो है इसके क्या कार्य है। तो केंद्र के देखिए, केंद्र झिल्ली, केंद्र के देखिए कार्य क्या है कि ये केंद्र जो है गुणसूत्रों में, केंद्र के गुणसूत्रों में डीएनए होता है जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। और कोशिका की समस्त उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। भ्रूण विकास, जब माँ के शरीर में जो बच्चा होता है इसे भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण के विकास के दौरान जो कोशिकीय विभेदन होता है, कोशिकाएं जो बनती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसमें ये योगदान देता है। इसके अलावा केंद्र की जो केंद्र झिल्ली छिद्रित होती है, वो केंद्र व कोशिका द्रव्य के मध्य तत्वों का आदान प्रदान में सहायक होती है। कोशिका की सामान्य देखरेख व रखरखाव का कार्य केंद्र का होता है। कोशिका विभाजन भी केंद्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्र में प्रोटीन निर्माण के हेतु समस्त आवश्यक अवयव या आनुवंशिक कोड पाए जाते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो आपके राइबोसोमल आरएनए का निर्माण केंद्रिका द्वारा किया जाता है और केंद्रिका केंद्र का भाग होती है। तो ये भी केंद्र का कार्य हो गया। अब देखिए बात करेंगे अपन, नेक्स्ट हेडिंग अपनी रहेगी गुणसूत्र की बात करेंगे, क्रोमोसोम्स की बात करेंगे कि भाई गुणसूत्र क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए अभी गुणसूत्र पढ़ लिया था कि भाई क्रोमेटिन जालक जो होते हैं ये धागेनुमा संरचना में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र, या क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपने गुणसूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्रोमोसोम। देखिए कि भाई इसकी खोज सन 1848 में हॉफमिस्टर ने की थी। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है गुणसूत्र की। इसकी खोज मतलब किसकी, गुणसूत्र की। इसकी खोज सन 1848 में हॉफमिस्टर ने की थी और स्ट्रासबर्गर ने
सर्वप्रथम इन्हें कोशिका विभाजन के समय देखा। कोशिका विभाजन के समय देखा तो देखा किसने? स्ट्रासबर्गर ने। खोज किसने की? हॉफमिस्टर ने की। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें कि भी क्रोमोसोम में गुणसूत्र है वो स्वतः जनन करने में सक्षम धागे सदस्य धागे के समान संरचना है जो केंद्रक में पाई जाती है। और क्रोमोसोम जो है वो आपके क्रोमो का मतलब होता है रंगीन और सोमा का मतलब होता है बॉडी। देखिए सिंपल सी बात बता देता हूँ, जानकारी बता देता हूँ साथ में इसकी क्रोमोसोम की कि ये क्या है? केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचनाएँ होती है जो अपना स्वतः निर्माण कर सकती है। इसमें जो क्रोमो हैं, इस क्रोमो का मतलब होता है और आपके सोम। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, कलरफुल। सोम का मतलब होता है काय या बॉडी या शरीर। तो रंगीन संरचना वाली ये आनुवांशिकता के क्या है? वाहक कहलाते हैं कि आनुवांशिक संरचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और केंद्रक में क्या होता है? कुंडलित धागों का एक तंत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और किसी भी जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे अपने शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, तो निश्चित है। तो किसी अब सामान्यता जाए वो एक अलग बात है। और कुछ कोशिकाओं और ऊतकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो बहुगुणक हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं कि भाई गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो सकती है। और काय कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? एक गुणक या द्विगुणित हो सकती है। भाई काय कोशिका जो होती है आपके शरीर उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक गुणित या ऐसे बोलते हैं द्विगुणित, इस प्रकार से हो सकती है। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके आगे। ये तो सामान्य बीच में जानकारी मैंने बता दी आपको। अब देखिए आगे बात करते हैं कि अपन ने बात कर ली थी सबसे पहले भाई स्ट्रासबर्गर ने इसको कोशिका विभाजन के समय देखा था कब? 1875 में। इसके आगे देखिए बात करते हैं कि वे वाल्टेर जो आपके वैज्ञानिक हुए थे, वाल्डेर तो वाल्डेर ने इन संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया था। कि वाल्डेर ने क्या कहा था आपके कि जो धागेनुमा संरचनाएं होती है गुणसूत्र नाम किसने दिया था? वाल्डेर ने गुणसूत्र नाम दिया। ध्यान रखना, गुणसूत्र नाम दिया। कब दिया? तो ये ध्यान रखना 1888। इसके आगे बात करें अपन कि 1909 के अंदर 1909 में वैज्ञानिक हुए थे दो, सटन व बोवेरी। ध्यान रखना वैज्ञानिकों का नाम बहुत बार पूछाते हैं। सटन व बोवेरी ने गुणसूत्र की परिकल्पना दी थी। क्या दी थी? कि भाई सटन बोवेरी ने अपने शोध पत्रों में क्या किया था कि आनुवांशिकता के कण जो होते हैं गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। सटन बोवेरी की परिकल्पना का नाम दिया गया और इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र परिकल्पना कहा जाता है। तो सटन बोवेरी ने गुणसूत्र की परिकल्पना दी थी, गुणसूत्रों के बारे में बताया था इन्होंने। तो गुणसूत्र परिकल्पना किसने दी? सटन व बोवेरी ने गुणसूत्र की परिकल्पना दी थी। अब देखिए बात करें कि गुणसूत्र जो है आपके कि भाई इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है कि आनुवांशिक गुण गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं। कि ये परिकल्पना क्या कहती है? इन्होंने क्या कहा कि जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो किस पे विद्यमान होते हैं? गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं। और पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में अधिक लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहने वाला जो पादप कोशिका जो होती है इस जो इनमें गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं, गुणसूत्र लंबे। और जंतु कोशिका में गुणसूत्र कैसे होते हैं? जंतु कोशिका में गुणसूत्र कैसे होते हैं? आपके छोटे होते हैं। किसकी तुलना में अपन बात करें? पादप कोशिकाओं की बात करें, उनकी तुलना में बात करें। और एक चीज़ और कि ये एक बीजपत्री पादपों में द्विबीजपत्री की तुलना में अधिक गुणसूत्र लंबे पाए जाते हैं। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की बात करें पादपों में भी, एक बीजपत्री में गुणसूत्र क्या होते हैं? ऐसे लिख देता हूँ, गुणसूत्र लंबे पाए जाते हैं। किसकी तुलना में? द्विबीजपत्री पादप की तुलना में। ठीक है। अब आप जान एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, देखो अपन पादपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे इनके बारे में कि जो पादप होते हैं उनको आवर्तबीजी जो पादप उनको दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। सामान्य तरीका चेक करने का कौन से पादप एक बीजपत्री कौन से, यदि किसी पादप के बीज को आप बराबर दो भागों में तोड़ सकते हैं तो द्विबीजपत्री, एक दो बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते तो एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जितनी भी दालें हैं द्विबीजपत्री में आती है, मूंगफली है वो भी द्विबीजपत्री में आती है। ठीक है। एक बीजपत्री में आपके बाजरा है, जवार है, गंवार है, ठीक है, ये आते हैं। अब देखिए
गुणसूत्र की अपन संरचना पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं, फिर गुणसूत्र की संरचना स्टार्ट करते हैं कि भाई गुणसूत्र क्या है, इसके कितने भाग पाए जाते हैं, इसकी नामांक की संरचना का वर्णन करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात करते हैं कि गुणसूत्र की थोड़ी सी जानकारी, आकार, माप, इनकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। फिर गुणसूत्र की संरचना स्टार्ट करेंगे अपन, उसमें पढ़ेंगे गुणसूत्र कितने इनके भागों के नाम पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप इनकी बात कर, थोड़ी सी गुणसूत्रों की संख्या की बात करते हैं कि गुणसूत्र की संख्या क्या, कितनी, किस में पाई जाती है, उसकी बात करते। देखिए इतना आपके है नहीं सिलेबस में, बस आपके नॉलेज के लिए कि आपको पता तो रहना चाहिए, गुणसूत्र बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी मैं आपको यहीं दे देता हूँ ताकि आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं। कि साधारणतः क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या एक जाति के लिए निश्चित होती है, क्योंकि कोई भी जीव उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ये काय कोशिका में द्विगुणित तथा जनन कोशिका में क्या होती है, एकगुणित। देखिए एक वर्ड आ रहा है काय कोशिका, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। काय कोशिका क्या है, काय कोशिका व जनन कोशिका। कि भाई अपने शरीर में जो अपने नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, जैसे जनन कोशिका, जैसे आपने पढ़ा नर जननांग, मादा जननांग, ठीक है, ये हो गए। इन्हें बोलते हैं जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं जनन कोशिकाएं, जिससे रिलेटेड जो भी नर जनन तंत्र आपने पढ़ा है 10th में, जो भी उसमें कोशिकाएं जो भी भाग आ रहे हैं, प्राथमिक जननांग है चाहे उद्दीप्तिक सहायक जननांग है, सभी किस में आएंगे, जनन कोशिका में आएंगे। उनके अलावा शरीर में छोड़ के जितनी भी कोशिका, जैसे हाथ पैर, नाक, आँख, कान, पैर, जितने भी सब किस में आते हैं, काय कोशिका में। तो अपने शरीर में जितने हाथ पैर है सभी इन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। जबकि जनन कोशिका में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या एकगुणित होती है। जनन कोशिका नर की बात करें तो शुक्राणु, और मादा की बात करें तो अंडाणु, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। द्विगुणित मतलब जैसे अपने शरीर में गुणसूत्र कितने हैं, 46, तो ये कितने हैं, द्विगुणित है। n का मतलब एकगुणित का मतलब क्या हो जाएगा, 23, आधे हो जाएंगे, 2 का भाग लग जाएगा। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, द्विगुणित। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अगुणित, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो क्लियर होगी अब आपके। और गुणसूत्र की संख्या 1 से बहुत अधिक तक हो सकती है, कि भी किसी में 1 हो सकती है, किसी में बहुत ज़्यादा हो सकती है। और पौधों में न्यूनतम जो गुणसूत्र हैं, देखिए पादपों की बात करें तो किस में पाए जाते हैं, कंपोजिटी। अब आप आगे पढ़ेंगे कंपोजिटी क्या है। कंपोजिटी कुल लोगों के नाम है। कंपोजिटी के हैप्लोपेम्पस, हैप्लोपेम्पस ग्रेसिलिस, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या जो आपके कितनी होती है, द्विगुणित बराबर कितने होते हैं, 4, एकगुणित बराबर कितने हो जाएंगे, 2। इसमें क्या पाई जाती है, सबसे कम पौधों में। और अधिकतम पादपों में अधिकतम बात करें कि अधिकतम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो अधिकतम जो पाए जाते हैं आपके टेरिडोफाइट, अभी पढ़ेंगे आप पादपों का वर्गीकरण, मैं आपको चलो अभी बता दूंगा। पादपों का वर्गीकरण होता है, उसमें टेरिडोफाइट्स जो पादप होते हैं उनके अंदर 2n बराबर 1200 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जंतुओं में न्यूनतम किसमें पाए जाते हैं, कि जंतुओं की बात करें तो एस्कैरिस बोलते हैं, एस्कैरिस मेगा लोसीफेला इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, 2n बराबर कितने पाए जाते हैं, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो अधिकतम है वो आपके रेडियोलेरिया में पाए जाते हैं। रेडियोलेरिया समूह के ओलेकेंथा, के रेडियोलेरिया समूह के जीव ओलेकेंथा, इसके अंदर कितने पाए जाते हैं आपके, 2n बराबर 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये तो होगी अधिकतम न्यूनतम की बात होगी। और मनुष्य में आपने लिखा दिया 2n बराबर 46 होते हैं, n बराबर 23 होते हैं। कुछ पौधे जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या देखिए इसमें दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए, ठीक है। इनमें मैं आपके अगुणित गुणसूत्रों की संख्या बोलूँगा, ठीक है। द्विगुणित आप डबल कर लीजिए। जैसे इसमें देख नाम दे रखा है हैप्लोपेपस, ठीक है। ये आपके इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित बराबर 2 है, तो द्विगुणित बराबर 4। पेनिसिलियम मतलब चावल जो उसमें 8, न्यूरोस्पोरा में 7, मटर में 7, साधुनी 14, जौ में 7, प्याज में 8, प्याज 8 मतलब 16, गोभी में आपके 9, 9 दूनी 18, मक्का में 10, 2 20, चावल में 12, 12 दूना 24 हो जाएंगे, टमाटर में 12, एक गुणित संख्या मतलब द्विगुणित की हो जाएगी 24। ईस्ट में 17, गेहूँ में 21, गेहूँ जो होता है इसमें 21 गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक गुणित बराबर द्विगुणित कितने हो जाएंगे 42। इसके अलावा जई में 21, आलू में 24, ऑफियोगुलसम, ठीक है, एक जीव होता है इसमें 631, फल मक्खी जो होती है इसमें 4,
मक्खी में 6, मेंढक में 13, चूहा में 21, मनुष्य में 23। 23 हम लोग समझ गए ना, 23 दूना 46, और गोरिल्ला में 24, सिल्कवर्म में 28, कबूतर में 40, रेडियोलेरियन जब भी पढ़ा था 800 न्यूनतम संख्या, और राउंडवर्म में रेडियोलेरियन में 800 पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डबल कर लीजिए आप, सबसे अधिक। और राउंडवर्म जो पाया जाता है एस्करिस जो उसमें 1 पाया जाता है। तो ये सामान्य जानकारी होगी, इतना याद नहीं करना, मनुष्य के याद कर लीजिए काफ़ी है आपके, ठीक है। तो ये तो गुणसूत्रों की संख्या की बात होगी, किसमें कितने पाए जाते हैं। सामान्य रूप से मैंने पादपों में, जंतुओं में कम अधिकतम किसका उसका लिखा दिया, बस वो याद कर लीजिए, ज़्यादा आपको इतना याद करना है वैल्यू, ठीक है, इतनी सफिशिएंट रहेगी, काफ़ी है। अब देखिए अपन बात करते हैं आकार व अमाप की बात करेंगे। गुणसूत्रों में जो आपके आकार व अमाप क्या पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी जो बात है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई आकार कितना होता है, अमाप कितना पाया जाता है, ठीक है, कि गुणसूत्र में आकार अमाप के आधार पर क्या वर्गीकरण है इसकी बात करेंगे, फिर गुणसूत्र की संरचना की बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें गुणसूत्र पूरा हो जाएगा आपके। फिर थोड़ा बहुत कोशिकांग रहेगी, जैसे एक राइबोसोम रह जाएगा, उसकी बात करेंगे, राइबोसोम है इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।